हरियाणा में लगातार दलितों के खिलाफ उत्पीड़न का जो मामला है वो बढ़ता जा रहा है। अभी सोनीपत के पास हाल ही में एक दलित परिवार पर अंधाधुंध फायरिंग हुई, सिर्फ इस वजह से क्योंकि दलित समाज के एक लड़के ने अपर कास्ट की लड़की से शादी की थी। मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर कौशल पवार हैं, जो लगातार इन सब मामलों पर नज़र रखती हैं और पूरे देश दुनिया में जाती हैं, आती हैं और दलितों के इशू को लेकर बात करती हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा, चूँकि वो खुद भी हरियाणा से हैं। तो जो ताज़ा घटनाएं घट रही हैं, फरीदाबाद की घटना हो या फिर अभी जो खरखौदा का घटना हो, तो उससे ये पूरी घटना को किस तरह से देख रही हैं और किस तरह से समाज में जिस तरह से बदलाव की प्रक्रिया होती है, समाज और बेहतर होने की स्थिति में होता है, लेकिन हरियाणा में ऐसे क्यों हालात बन रहे हैं? दलितों के खिलाफ उत्पीड़न के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। मैम, आप खुद भी हरियाणा से हैं, तो क्या लग रहा है लगातार जिस तरह से वहाँ दलितों के खिलाफ उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं, उसे आप किस तरह से देख रही हैं? क्या एक समाज में फिर से जो फंडामेंटलिस्ट है वो हावी होने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, असल में जो हरियाणा में जिस तरीके का उत्पीड़न बढ़ता है, ये आज की कोई घटना, पहली घटना नहीं है। हरियाणा में लगातार, क्योंकि हरियाणा सामाजिक रूप से आज भी उतना ही पिछड़ा हुआ है और आज भी उनकी सामंती सोच वही है जो पहले थी। भले ही हम आज तकनीकी युग में जीते हों, भले ही आज हम 21वीं सदी में जी रहे हों, लेकिन हरियाणा के जो हालात हैं वो दलितों के प्रति, बहुजन समाज के प्रति, खासकर महिलाओं के प्रति, दलित महिलाओं के प्रति, वो आज भी ऐसे ही हैं। और ये जिस तरीके से घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, दिनों दिन बढ़ते जा रही हैं, सबसे पहले तो इसमें बल्कि मीडिया को मैं धन्यवाद दूंगी कि कम से कम आज ये जो घटनाएं बढ़ रही हैं इसकी सूचना हम तक पहुंचती हैं। अदरवाइज़ तो आप देखिए कि पहले तो सूचना पहुंचती ही नहीं थी, हमें पता ही नहीं चलता था कि हो क्या रहा है। लेकिन अब कम से कम ये हमें सूचनाएं मिल जाती हैं कि आज हरियाणा में ये स्थितियां हैं। और ये बहुत निंदनीय है, इसकी जितनी निंदा की जाए, सिर्फ निंदा से काम नहीं चलेगा, बल्कि एक ऐसे जन आक्रोश की ज़रूरत है जो इनका जवाब दे सके। वो सामाजिक रूप से तो होगा ही होगा, लेकिन जब तक आंदोलन इनके प्रति सड़कों पर नहीं उतरेगा, तब तक ये घटनाएं मुझे लगता है ऐसे ही बढ़ती जाएंगी। आप ये देखिए कि वहाँ जिस तरीके की स्थितियाँ बन जाती हैं, एक तरफ हम टीना डाबी जैसे टॉपर जो आती है उसका स्वागत करते हैं, जब कल्पना चावला नासा तक पहुंचती है उसका स्वागत करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरीके से दलितों का दमन बढ़ता जा रहा है वो बहुत ज़्यादा भयानक रूप से है। और मुझे लगता है कि जो आज की वर्तमान जो सरकार है, वो सरकार भी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है। अगर वो चाहे तो इसके ऊपर तुरंत एक्शन ले सकती है, अब तो कम से कम, क्योंकि ये मीडिया में भी आ चुका है, आपको जैसे जानकारी है और भी लोगों को जानकारी होगी, सोशल मीडिया में भी आया हुआ है। इसके बावजूद भी वो चूक तक नहीं रेंगती। तो ये बहुत एक तरह से, मतलब हम किस सामंती युग में रह रहे हैं, बल्कि अराजकता जैसी स्थिति है, जंगल राज एक तरह से इसको हम कहेंगे। वो जंगल राज जिसमें आप एक ही सत्ताधारी अपना सब कुछ काम करता है, दूसरे उसके लिए इंसान ही नहीं होते। यही जो जो एक विधान जो पहले प्राचीन ग्रंथों में रहा कि दलितों और बहुजनों के लिए इंसान तक की भी एक पहचान उनसे छीन ली गई थी, वही आज बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। आप ये देखिए कि एक तरफ तो हमारी सरकार भगवत गीता जैसे ग्रंथ के माध्यम से ये चला रही है कि पूरे विश्व में जो ज्ञान की खोज है वो गीता की तरफ से हुई, लेकिन दूसरी तरफ दलितों के लिए वो क्या दिखाना चाहते हैं? ऐसी घटनाएं जो सरेआम घटती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये दिन दहाड़े सरेआम घटती हैं। और फरीदाबाद की घटना आपने बताई है, और भी बहुत सारी घटनाएं हैं। ये बहुत एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आज हम किस सदी की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या दोबारा वही जंगल राज हरियाणा में स्थापित होने जा रहा है? आप खुद संस्कृत की प्रोफेसर हैं, क्या लगता है, आपने गीता का अध्ययन भी किया होगा, क्या लगता है कि गीता आधारित अगर व्यवस्था हो जाएगी तो उससे चीज़ें बेहतर होंगी, या धार्मिक कर्मकांड का पूरा कंसेप्ट वहीं से लिया जाता है? देखिए, सवाल मुझे लगता है गीता का नहीं है। सवाल है एक एक ऐसी जो अम्बेडकरवादी जो अप्रोच थी, जो समाज में बढ़ी है, जो न सिर्फ दलित समाज को प्रभावित कर रही है, बल्कि हमारा जो सामान्य वर्ग है उसको भी प्रभावित कर रहा है। आज का युवा अंबेडकर को ज़्यादा महत्व देने लगा है। उनको पता है आज कि आप अंबेडकर को नकार के समाज में समता की स्थापना नहीं कर सकते। समाज में गैर बराबरी का जो एक खाई जो बढ़ती जा रही है उसका एक ही समाधान है, और वो है अंबेडकरवादी विचारधारा। ये बहुत अच्छी तरह पता है उनको। सवाल इसलिए मैंने कहा कि भगवत गीता का नहीं है कि उसके आने से आप समाज में एक बार फिर से वैदिक संस्कृति लागू करना चाह रहे हैं, थोपना चाह रहे हैं उसी संस्कृति को, या उसके आने से आप बहुत बड़ा मतलब एक
क्रांति कर देंगे समाज के अंदर। वो तो वो एक किताब है, पुस्तक के रूप में, धार्मिक पुस्तक है, आस्था का सवाल है। लेकिन उस आस्था को आप, उस आस्था के नाम पे आप इस तरीके से अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो स्वीकार्य होगा ही नहीं। ये उनके भी समाज में नहीं होगा। आप ये देखिए, भगवत गीता में जो श्री कृष्ण ने कहा है कि ये जो जो 4 वर्णों की जो सृष्टि है, ये मेरे द्वारा रची गई है। अगर हम इसको भी लें तो उसमें भी तो एक समाज में एक तरह से रहने लायक तो वो बनाई होगी ना व्यवस्था। और आज की जो स्थिति है, ये तो रहने लायक ही नहीं बनती जा रही। ऐसा लगता जा रहा है कि आप मतलब आप संविधान को चुनौती दे रहे हैं, खुलेआम संविधान को चुनौती है। और ये लोग चाहते हैं कि संविधान को नकार के उनकी जो ऐसी जो धार्मिक आस्थाएं हैं, वो धार्मिक आस्थाएं समाज के ऊपर हावी हों। यही वजह है कि आप ये देखिए कि हमारी जो वर्तमान सरकार है हरियाणा की, वो बहुत बड़ा आयोजन करने जा रही है भगवत गीता के ऊपर। कुरुक्षेत्र में आने वाले दिनों में कुरुक्षेत्र में ये घोषणा हो चुकी है कि पूरा मतलब विश्व कॉन्फ्रेंस एक तरह से है, शांति के उपदेश के नाम पे, और एक वैदिक संस्कृति के नाम पे, या फिर एक समता पर समरसता का समाज बनाने का जो एक नया इनका एक जो एजेंडा है, समरसता स्थापित करने के लिए। समरसता कैसे स्थापित होगी? आप विश्व को ज्ञान देने के लिए चले हैं, लेकिन आपका खुद का हरियाणा का समाज, जहाँ दलितों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और मुझे जहाँ तक मुझे मेरी समझ है, उस समझ के अनुसार मुझे नहीं लगता अभी तक भी किसी को सजा मिली है। आप लगातार देश भर में घूमती रहती हैं, पूरी दुनिया में जाती हैं। अभी आप लखनऊ से आई, क्या लग रहा है कि एक दलित मूवमेंट जो है वो आगे बढ़ भी रहा है तेज़ी से? जितना ज़्यादा अत्याचार बढ़ रहा है, प्रतिकार भी उसी तरह तेज़ी से दलित समाज अब दे रहा है, और राजनीतिक रूप से ये जो बहुजन समाज है उसमें जागृति आई है। कुछ बदलाव दिख रहा है आपको कि आने वाले समय में ये पूरी तरह से प्रतिकार करने की स्थिति में होंगे और प्रतिकार तेज़ी से कर रहे हैं? देखिए, इसमें एक बहुत महीन अंतर है, और वो महीन अंतर इस रूप में है कि अभी पिछले दिनों मुझे लखनऊ महादलित के प्रथम अधिवेशन में जाने का मौका मिला। मैं उसमें गई थी बोलने के लिए, खुला अधिवेशन था। मैं उसकी सदस्य नहीं हूँ, और एक तरह से एक हद तक के बाद जाके मैं महादलित का एक तरह से समर्थन भी नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये तोड़ने का काम ज़्यादा कर रहा है बजाय उसको जोड़ने का। और क्योंकि चेतना आई है समाज के अंदर, और वो चेतना बाबा साहब की बदौलत, और हमारी जो जो राजनीतिक पार्टियां हैं, भले ही आज मतलब बीजेपी क्यों ना हो, वो चेतना समाज के हर एक वर्ग तक पहुंची है। और एक अस्मिता का सवाल उठा के वो लोग इकट्ठा हुए हैं, ये स्वागत योग्य है। महादलित जैसा बनना, या फिर स्वच्छकार समाज अपनी मतलब अपना लेके काम कर रहा है। पंजाब में जैसे अभी पिछले दिनों जो हुआ अमृतसर में, और भी मतलब ये जो जो ऐसा वर्ग था जो एक तरह से सोशली अवेयर था ही नहीं, वो आगे आया है। और उसके आगे आने का मैंने कहा ना महीन अंतर है। वो इसलिए अंतर है कि अगर वो एक अच्छे रास्ते के ऊपर की तरफ चलेगा, जोड़ने की तरफ चलेगा, ना कि तोड़ने की तरफ। अगर वो सिर्फ डोमिनेट करना चाहेगा, महादलित सोचे कि नहीं, वो महादलित ही इकट्ठा होकर पूरी भारत की राजनीति को चुनौती दे देंगे, या भारत में सामाजिक समानता की स्थापना वही करेंगे, ऐसा गलतफहमी है। क्योंकि समाज तो सबसे बनेगा, उसमें जहाँ महादलितों को इकट्ठा होने की ज़रूरत है, वहाँ दूसरे दलित समाज को, बहुजन समाज को, और सामान्य वर्ग को भी इकट्ठा होने की ज़रूरत है। समाज तो तभी बनेगा ना, समाज तो सबसे बनता है। किसी एक जाति का वर्चस्व होने से समाज कभी नहीं बनता। इसलिए ये तो बहुत है कि अच्छा है, कम से कम ये स्वागत योग्य तो है ही कि चेतना आई है, और उस चेतना के बल पर उन्होंने आंदोलन खड़े किए हैं। कुछ छुटपुट काम भी हो रहा है, जिससे लगता है कि हाँ कुछ जागरूकता है। लेकिन वो जागरूकता, सामूहिक जागरूकता मुझे कम नज़र आ रही है। और जब तक सामूहिक जागरूकता नहीं आएगी, तब तक हम बहुत सारे प्रश्नों से मुठभेड़ उस तरीके से नहीं कर पाएंगे। कहने के लिए तो अभी रैली हुई है, आरक्षण को लेकर रैली हुई पिछले दिनों। अभी मेरे ख्याल से अभी दो मूल निवासी संघ ने भी रैली की दिल्ली में। एकदम 2 रैलियां तो अभी आपके सामने ही हुई है। तो इससे तो दिखाई देता है कि हाँ कुछ चैलेंज किया जा रहा है, सोसाइटी चैलेंज करने के मोड में है। लेकिन वो चैलेंज कितना कर पा रही है, वो कितना आकर्षण उनके अंदर है किसी व्यवस्था के प्रति, और उस व्यवस्था का समाधान क्या है। आप खड़े तो हो रहे हैं, धीरे धीरे खड़े होते जा रहे हैं, लेकिन उस खड़े होने के बाद उसका समाधान क्या है, वो अभी तक अधूरा है। तो आपकी नज़र में क्या रास्ते हैं? आपको क्या, आपका क्या सुझाव है? एक समतामूलक, बराबरी और महिलाओं के लिए बेहतर देश बनाने के लिए किस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए, और सामाजिक तौर पे किस तरह का योगदान लोगों को करना चाहिए? अब मुझे लगता है कि हम जब संगठन बनाते हैं ना, मेरा जो आपने अब खुद ही माना है कि मैं सभी जगह घूमती हूँ,
मेरा मानना ये है कि जितने भी हमारे सामाजिक संगठन हैं, उनके निहितार्थ उद्देश्य कुछ और है। वो चलते सामाजिक मुद्दों को लेकर है और उनका जो कार्यकर्ता है वो भी ईमानदार रहता है, लेकिन जो उसका जो लीडरशिप जिसके हाथ में आ जाती है वो बेईमान होता है। वो कब किसके साथ क्या समझौता कर रहा होगा हमें नहीं पता चलता। हम एक एज ए इंटेलेक्चुअल वहाँ पे जाते हैं। अब बहुत सारा मेरा अनुभव ये रहा कि हमें वहाँ पहुँचने के बाद पता चलता है कि ये था किसका समाज, ये संगठन। और क्योंकि हम तो ये मान के चलते हैं कि हमारे दलितों बहुजनों का सामाजिक संगठन है और मुद्दों को लेके काम कर रहा है, वो मुद्दे कहीं ना कहीं उनके फिर पीछे छूट जाते हैं। उनका अपना वो क्या दिखाना चाह रहे हैं सरकार के साथ या किसी राजनीतिक पार्टी के साथ, अपनी जो भक्ति होती है ना, वो भक्ति की तरफ ज़्यादा बढ़ता है बजाय एक आंदोलन के रूप में आने के। और आंदोलन तो तभी आएगा ना जब आप सबको खुश कर नहीं कर सकते ना। और लेकिन अगर आप ये माने कि हमें खुश करना है किसी खास विशेष वर्ग को या खास विशेष राजनीतिक पार्टी को, तो मुझे लगता है ये समानता बेईमानी है। और यही वजह है कि बहुत सारे संगठन बनते हैं और टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, और बिखरने के बाद वो कार्यकर्ता बिखर जाते हैं, उनका विश्वास उठता है, लेकिन जो उनकी लीडरशिप होती है उनको कुछ ना कुछ मिल जाता है उनके अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियों से। यही वजह है कि जब तक हम सामाजिक संगठन जो हमारे जो समाज के दबे पिछड़े वर्ग से आ रहे हैं, जो सामाजिक आंदोलन सड़कों पर उतरता है, वो बेईमानी के मुद्दों को ना उठाए, वो ऐसे मुद्दों को उठाए जिसका समाधान भी वो दें। इसका समाधान मुझे लगता है यही है कि हमें कम से कम, अगर आप राजनीति की तरफ प्रेरित होना चाहते हैं तो वो होइए, राजनीति करनी चाहिए। मुझे कोई गुरेज नहीं राजनीति के ऊपर बात करने में, क्योंकि हमारे पहनने ओढ़ने से लेके खाने पीने से ओढ़ने से किताबें, पेन, कुछ भी छोटी से छोटी जो चीज़ है वो सारी चीज़ राजनीति तय करती है। जब सारी चीज़ ही राजनीति तय करती है तो मुझे लगता है सामाजिक आंदोलन भी अगर राजनीति कर रहा है तो कोई बेईमानी नहीं है। लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को कम से कम आप विश्वास में लीजिए ना, जिनको आप मंच पे बुला रहे हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते बुला रहे हैं, एक इंटेलेक्चुअल के नाते बुला रहे हैं, एक क्योंकि वो एक अच्छा संदेश दे पाएगा उस लिहाज से आप बुलाते हैं, लेकिन आप उसको गुमराह भी कर रहे होते हैं। और जब तक हम जैसे लोगों को जो ईमानदारी से जो काम करना चाहते हैं, जो किसी के पिछलोगू बन के काम नहीं करना चाहते, मैं तो एटलीस्ट नहीं करना चाहती। मैं जब भी किसी सामाजिक संगठन के द्वारा बुलाई जाती हूँ तो मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, वो ये कि हमारे दलित समाज का आई हुई आबादी, हमारी महिलाएं, हमारा दलित कुचला पिछड़ा वो वर्ग आएगा, वो बात अपनी साझा करे। और जब तक ये चीज़ें निकल के नहीं आएंगी तब तक मुझे लगता है समतापरक समाज की स्थापना संभव नहीं है। राजनीतिक उद्देश्य हमारे ज़्यादा हावी होते हैं, सामाजिक मुद्दे हमारे पिछड़ जाते हैं। यही वजह है कि आप ये देखिए ना, जो अभी खरखोदा की घटना हुई, कितना मतलब कांग्रेस के भी दलित हैं, बीजेपी का भी दलित है, आम आदमी पार्टी का भी दलित है, बसपा का भी दलित है, क्या कर रहा है इसके ऊपर? बहुत सारे मुद्दे के ऊपर तो बोलना नहीं चाहता। वो क्यों नहीं बोलना चाहता? क्योंकि उनको अपना उसमें राजनीतिक उद्देश्य पूरा होता हुआ दिखाई नहीं देता। वो उसी के ऊपर बात करता है जब उनको लगता है कि इस उद्देश्य को इस तरीके से बुनाया जा सकता है। यही वजह है कि हम एकदम सारे अत्याचार, सारा उत्पीड़न, सारी ये शोषण सहन करते चले जाते हैं। हमें सहन करने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि हम बोलना नहीं चाहते। अब आप ये देखिए ना कि हमारे जैसा पढ़ा लिखा वर्ग, कितने लोग ऐसे हैं जो फैक्ट फाइंडिंग के लिए वहाँ गए हैं? नहीं गए। हमारे जैसे लोग भी नहीं गए, क्योंकि हमारे अपने अपने निहित स्वार्थ होते हैं। हम उन्हीं उद्देश्यों को लेकर का काम करते हैं। सामाजिक डेडिकेशन हमें दिखाई नहीं देता। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस उद्देश्य को लेकर कभी काम नहीं किया। यही वजह है कि आज बाबा साहब को न सिर्फ दलित बहुजन समाज मान रहा है, बल्कि सामान्य एक पढ़ा लिखा महिला या पुरुष जो समाज के लिए काम करना चाहता है, समाज की भलाई करना चाहता है, समतापरक समाज की स्थापना करना चाहता है, वो अम्बेडकर के उद्देश्यों को और काम को मान रहा है। यही वजह है कि आज अम्बेडकर का कद बहुत ऊंचा है। वो इसलिए ज्ञान के प्रतीक नहीं है, बल्कि इसलिए है कि क्योंकि उनका जो डेडिकेशन था सोसाइटी के प्रति, वो अपने निहित स्वार्थों की वजह से नहीं था। इसलिए हम सल्यूट करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर को। आपका खुद का जीवन बहुत संघर्ष भरा रहा है। आप खुद हरियाणा से हैं, आपने लंबा संघर्ष किया है और आज इस मुकाम तक पहुंची हैं। आप अपनी एक आत्मकथा भी लिख रही हैं, तो उसमें क्या खास होगा? उत्पीड़न को आपने जो देखा है, उसके बाद और क्या क्या खास है? असल में आत्मकथा लिखने का मेरा ऐसा कोई इरादा था नहीं, लेकिन जिस तरीके से मैंने बताया ना कि मैं बहुत जगह जाती हूँ बोलने के लिए, बात करने के लिए जाती हूँ, तो बहुत सारे लोगों ने मेरी अपनी जो हमारी जो लड़कियां हैं, जो दलित महिलाएं हैं,
उन्होंने भी कहा मुझे, मैं अभी पिछले दिनों मुझे नागपुर जाने का मौका मिला और वहाँ हम लोग सामान्य भी बात कर रहे थे, तब भी उन्होंने कहा कि दीदी आप आत्मकथा लिखिए। फिर मुझे लगा कि नहीं, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है, ये हम पढ़ते भी आए हैं और देखते भी आए हैं। जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ हरियाणा में, जिस तरीके से पूरा का पूरा एक एक बना हुआ है जो एक वातावरण दलितों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ और खासकर दलित महिलाओं के खिलाफ, वो बहुत भयानक है। मुझे लगा कि इसको आना चाहिए और मैं इसलिए नहीं उसको लिख रही कि मुझे इसके लिए बड़ा मतलब अच्छा लग रहा है मुझे लिखते हुए, बल्कि इससे हमारे समाज को उस आईना दिखाई दे कि आप इस तरह की सोसाइटी से निकल के आते हैं बाहर। हम भी ना बदल जाएं, मैं खुद अपने आप को कह रही हूँ, मैं भी ना बदल जाऊँ, मैं ना भूलूँ कि मैं वही हूँ। मुझे भी नहीं भूलने दिया जाता, मैं खुद भी नहीं भूलना चाहती। इसलिए मुझे लगा कि मुझे वो चीज़ लिखनी चाहिए। हालांकि मैं इसको 2 भागों में लिख रही हूँ। ये जो मेरा अभी का जो भाग है वो मैंने इसलिए ज़्यादा लिखना ज़रूरी समझा कि जिस तरीके से बच्चियों के साथ जो शोषण हो रहा है। अभी पिछले दिनों एक गांव है यहाँ, नया ज़िला जो बना महेंद्रगढ़ के आसपास, एक दलित लड़की थी, उसके साथ 4 लड़कों ने रेप किया, जाटों ने, और उसके बाद वो लड़की प्रेग्नेंट हुई। और उस घटना को किस तरीके से गांव वालों ने किया, कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई आज तक भी, और उसको ये कहा गया कि लड़की की रजामंदी से हुआ, और रजामंदी से होने के बाद भी परिणाम ये निकला कि उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। आप ये देखिए कि उस लड़की का भविष्य और वो होने वाले बच्चों का भविष्य क्या है, और इसमें हम भी सहम जाते हैं। मतलब मुझे भी नहीं समझ आया जब मेरे पास ये घटना आई, ये उन्होंने जैसे मुझसे पूछा कि इसके ऊपर हमें क्या करना चाहिए, मुझे भी नहीं समझ आया। आप इसको किस तरीके से, भाई रेप किया हुआ है बच्ची के साथ, उसका एविडेंस भी था, कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। अब जब लड़की ने उसके ऊपर वो जब लगा उसको कि मैं इसको लेके आऊँ फिर सोसाइटी के सामने, क्योंकि उसका तो जीवन ही बर्बाद है ना एक तरह से, और कोई उसके साथ विवाह करने के लिए तैयार नहीं। अब इस ऐसी हालत में क्या हो, ये बड़ा प्रश्न एक तरह से है। तो मुझे लगा कि इन सवालों को साहित्य में उठाया जाना चाहिए, इसलिए मैंने आत्मकथा का निर्णय किया। और ये आत्मकथा जो मैं लिखने जा रही हूँ, लिख चुकी हूँ लगभग, जल्दी पाठकों के और आपके चैनल नेशनल दस्तक पे मैं चाहूँगी कि आप इसको मतलब बात करें इसके ऊपर। इसका मेरा बचपन का जो झेला हुआ अनुभव है, जिस तरीके से जो हरियाणा के स्कूलों की जो हालत है, हरियाणा के कॉलेजेस की जो हालत है, हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ की जो हालत है, किस तरीके से हमारे दलित बच्चे, दलित लड़कियां, दलित लड़के भी इवन कितनी मुश्किल से वहाँ तक पहुँचते हैं, और कैसे उनको हर लिहाज से, कपड़ों से लेके, उनके बात करने से लेके, उनके हंसने तक से लेके, छोटी छोटी चीज़ों को हर टाइम उनको कितना मजबूर कर दिया जाता है। अगर इसको बहुत सेंसिटिव तरीके से देखें तो यहाँ हर दिन एक एक रोहित मिलेगा, हर घर में मिलेगा। तो इसलिए मुझे लगा कि ये ज़रूरी है, और क्योंकि हरियाणा में जिस तरीके से अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, एक चुनौती भी एक तरह से है। मैं नहीं जानती कि इसका समाज के ऊपर क्या प्रभाव जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इससे साहित्य में वो सवाल खड़े ज़रूर होंगे जो अभी तक अनछुए हैं। साहित्य का जो जो हम कहेंगे मेन, मतलब मुख्य धारा का जो साहित्य है, मुख्य धारा के साहित्य में हमारा साहित्य कैसे मुख्य धारा का साहित्य बनेगा, इसलिए हमारे अनुभव को आना बहुत ज़रूरी है। मैं नेशनल दस्तक की बहुत बहुत आभारी हूँ, आपने अपना वक्त निकाल के मेरे से बात की, और ऐसे वर्ग, ऐसे क्षेत्र से जहाँ घटनाएं बढ़ती जा रही हैं उसका कोई समाधान निकलेगा, ये आपका चैनल एक बहुत बड़ा काम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये प्रोफेसर कौशल पवार थी, जो अपनी बात साफगोई से रखती हैं, बेबाकी से रखती हैं, और लगातार जो बहुजन समाज है उसके उत्थान के लिए काम कर रही हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी हैं, संस्कृत इनका विभाग है, संस्कृत विभाग में प्रोफेसर हैं। तो इस लिहाज से बहुत अहम हो जाता है इनके विचार, जो सामाजिक बदलाव हो रहे हैं देश में, जिस तरह की राजनीतिक बदलाव हो रहे हैं, और जिस तरह से समाज में एक प्रतिरोध भी उठ रहा है और उस पर अत्याचार भी बढ़े हैं। तो ऐसे में इनकी बातों को आप गंभीरता से सुनिए और समझिए, और फिर आपको लगेगा कि देश जो है वो किस दिशा में जा रहा है। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।